हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का विषय है झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इसमें हमने कुछ प्रश्नों को रखा उसकी व्याख्या के साथ। अगर आपने झारखंड के इतिहास से संबंधित पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में कुछ प्रश्नों को उसकी व्याख्या के साथ रखा है। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के संदर्भ से कुछ प्रश्नों को। आपको पता है कि जेपीसी में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में लगभग 8 प्रश्न झारखंड के इतिहास से विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है? मुंडा, संथाल, हो या उरांव? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है हो। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की हो जनजाति से संबंधित है। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा मुंडा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है, जबकि उसका सहायक डाकुआ कहलाता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख क्या कहलाता है? इसका सही आपका ऑप्शन है आपके सामने, मुंडा, डाकुआ, मानकी या देवरी। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मानकी। आइए इसे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर अंतःग्राम में पंचायत बनती है, जिसे पीड़ कहते हैं। इसके प्रमुख को मानकी कहा जाता है। मुंडा मानकी व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या लगभग 26 होती है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का प्रमुख कार्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराना, न्यायिक अर्थात पारिवारिक झगड़ों, गांव के विवाद, संपत्ति संबंध विवादों का निपटारा करना, राजस्व वसूली संबंधी कार्य करना या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में सभी। ये सभी कार्य मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान अर्थात मुंडा द्वारा प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक व राजस्व वसूली संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गाँव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन है देवरी, यात्र देवरी, डाकुआ या मानकी। तो इसका सही जवाब होगा देवरी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में धार्मिक मसलों का निपटारा देवरी ही करता है, जो धार्मिक प्रधान भी होता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, विल्किंसन रूल्स का संबंध किससे है? ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था या मांझी शासन व्यवस्था। तो इसका सही जवाब होगा विल्किंसन रूल, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अभी हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आइए इसी से संबंध इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विल्किंसन रूल का संबंध मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से है। यह नियम थॉमस विल्किंसन द्वारा 1837 में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कोल्हान के हो जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। विल्किंसन रूल के तहत इस क्षेत्र में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त की गई है। आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, विल्किंसन रूल झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? इसकी व्याख्या हमने पहले कर चुका हूँ इस प्रश्न में। तो इसका सही जवाब होगा कोल्हान। विल्किंसन रूल 1837 में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में कोल विद्रोह को दबाने के पश्चात लागू किया गया। इसके माध्यम से इस क्षेत्र की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था अर्थात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गई। अगले 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, मुंडा मानकी शासन प्रणाली झारखंड के किस क्षेत्र में अभी भी प्रचलन में है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। संथाल, छोटा नागपुर, कोल्हान या पलामू। तो इसका सही जवाब होगा कोल्हान। आइए इसी समय इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही जवाब कोल्हान है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था झारखंड की हो जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था अभी भी झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में प्रचलित है।
9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मानकी, देवरी, डाकुआ या पाहन? तो इसका सही जवाब होगा डाकुआ। डाकुआ मुंडा के सहायक यानी चपरासी के रूप में कार्य करते हुए उसके आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आपको पता ही होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या नागवंशी शासन व्यवस्था? तो इसका सही जवाब होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को, जो कि कोल्हान क्षेत्र के हो जनजाति के पारंपरिक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, को भारत की प्रथम गणतांत्रिक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाते थे उनका निपटारा कौन करता था? ऑप्शन है डाकुआ, देवरी, मानकी या पाहन? तो इसका सही जवाब होगा मानकी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। मुंडा द्वारा प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक व राजस्व वसूली संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। इस व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाते थे उसका निपटारा मानकी को करना होता था। अधीनस्थ मुंडाओं पर निगरानी का कार्य भी मानकी को ही करना पड़ता था। चलिए, मुंडा मानकी से संबंधित शासन व्यवस्था से संबंधित हमने कुछ खास प्रश्नों को रखा है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्था के अंतर्गत ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था यानी खड़िया शासन व्यवस्था। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है असुर, हो, खड़िया या उरांव? तो इसका सही जवाब होगा खड़िया। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। खड़िया जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक, जबकि सोहर का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यक्ष। हम उम्मीद करते हैं कि इस व्याख्या से आपके दिमाग में ये सब बातें आपको अच्छी तरह बैठ जाए। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब होगा 3। आइए इसे समझ की व्याख्या देख लेते हैं। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? तो इसका सही जवाब है मुंडा। इसे समझ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महासभा, ढोकलो सोहर या ढोकलो सोहर? तो इसका सही जवाब होगा केवल ढोकलो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा ने जाति प्रथा का समर्थन किया था तथा इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। पांचवें प्रश्न को चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में क्या असत्य है? आपको बताना है कि जो कथन दिए हुए हैं 4, इसमें से क्या गलत है। महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। महतो का पद वंशानुगत होता है, किंतु गांव वालों की सहमति से इन्हें हटाया भी जा सकता है। और आखिरी है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन ये गलत है। तो इसका जो कथन का सही है, खा भी सही है, ग सही है और घ गलत है। यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन नहीं करता है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन घ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन महतो नहीं बल्कि पाहन करता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लिखाकड़, कटाहा, महतो या पाहन या कालो? तो इसका सही जवाब होगा पाहन या कालो। इससे समझ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इसका पद वंशानुगत होता है। इन्हें दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहा जाता है। अगले 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा,
ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था यानी खड़िया शासन में कटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए जानते हैं, आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रत्येक गांव में कटाहा होता है, ये सही होगा। लोगों की बैठक बुलाना गांव के झगड़े का फैसला और गांव की समस्याओं का समाधान करने से प्रमुख कार्य है, ये भी सही है। महतो द्वारा इस पद हेतु किसी ईमानदार एवं न्यायिक व्यक्ति का चयन किया जाता है, ये गलत है। और लास्ट है, ग्रामवासी कटाहा के परामर्श और अनुमति से कार्य संपन्न करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ग जो है वो गलत है। तो ये महतो द्वारा इस पद हेतु किसी ईमानदार एवं न्यायिक व्यक्ति का चयन किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। इसका चयन किस प्रकार से होता है ये देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। कटाहा का चयन महतो द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसके चयन के लिए उस क्षेत्र के खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्र होते हैं जो कटाहा का चुनाव करते हैं। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? पाहन, देवरी, महतो या कटाहा? तो इसका सही जवाब होगा कटाहा। आइए इसे समझ की व्याख्या देख लेते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य कटाहा द्वारा किया जाता है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को भात भितार नाम से जाना जाता है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है, ये सही है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, यह भी सही है। प्रत्येक 3 वर्षों में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपको बताना है इसमें सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इससे संबंधित इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। खड़िया जनजाति के स्थानीय व परंपरागत शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, जिसका चयन प्रत्येक 3 वर्ष पर ढोकलो में खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा की सहायता हेतु नियुक्ति पदाधिकारी व उसके कर्तव्य के संबंध में कौन असंगत है, यानी कौन गलत है सामने लिखा हुआ। तो सचिव, जिसे लिखाकर कहते हैं, का काम होता है राजा के सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना व रिपोर्ट तैयार करना, ये सही है। दूसरा ख ऑप्शन है खजांची यानी तंजौकर, इसका काम होता है खड़िया खोज का हिसाब रखना, यह भी सही है। तीसरे में आता है सलाहकार यानी दीवान, इसका काम होता है खड़िया राजा को विभिन्न मामलों में उचित सलाह देना, यह भी सही है। यानी तीनों के सामने लिखित तीनों बातें पूर्णतः सही है। तो यानी इसमें से कौन असंगत नहीं है? तो इनमें से कोई ऐसा कथन नहीं है जो इसमें से असंगत नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इससे समय इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा को उनके कार्यों में सहयोग देने हेतु कई पदाधिकारी होते हैं, जिनमें सचिव यानी लिखाकर, तंजौकर और सलाहकार देवान प्रमुख हैं। अतः दिए गए सभी कथन सही हैं, संगत है। 11वें नंबर के प्रश्न को चलते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, ढोकलो सोहर के संबंध में क्या असत्य है? यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, ये सही है। इसका चयन ढोकलो में खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। ढोकलो सोहर का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है, यह गलत है, प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है। और आखिरी है घ, ढोकलो सोहर द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय लिया जाता है, तो यह भी सही है। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन घ, क्योंकि यह गलत है, प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है इनका चयन। इनका चयन प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढोकलो सोहर का चयन प्रत्येक 3 वर्ष पर खड़िया जनजाति द्वारा ढोकलो यानी बैठक में किया जाता है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में भात भितार से क्या अभिप्राय है? सामाजिक बहिष्कार, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ढोकलो महासभा का गठन या विवाह समारोह? तो इसका सही जवाब होगा शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इससे समय इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांव में अशुद्ध घोषित परिवार के शुद्धिकरण का कार्य कटाहा नामक अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे भात भितार कहा जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में आएंगे, आने वाले हैं, वो उसको मैंने अच्छी तरह से रखा है उसकी व्याख्या के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में झारखंड के इतिहास से झारखंड के पंचायत शासन व्यवस्था में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सबको मैंने एक एक करके अलग अलग वीडियो में रखा है। ये इसका आखिरी पंचायत शासन व्यवस्था है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों को रखा है। इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से जेपीएससी में, और 2 प्रश्न यानी आपके 4 नंबर के प्रश्न। ध्यान से देखिएगा और इसकी व्याख्या भी इसमें अच्छी तरह से दी हुई है। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन एक पंचायत का अधिकारी होता है? महतो, मांझी, मुंडा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा महतो।
इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असुर जनजाति अपनी परंपरागत प्रथा से शासित होती है। असुर गांव स्वयं एक राजनीतिक इकाई होता है। गांव में एक असुर पंचायत होता है। महतो, बैगा, पुजार व गोड़ाइत इसके पंचायत अधिकारी होते हैं। असुर जनजाति में गांव के पुजारी को बैगा कहते हैं। इसका सहायक स्वारी होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से असुर बोंगा मतवालंबी हैं। इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा हैं। इस जनजाति से यह मान्यता है कि पर्वतों एवं वृक्षों के आसपास देवी का वास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है। सही है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। यह भी सही है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है। ये गलत है, ये शहर का आदमी नहीं होगा। और आखिर में घा है, बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी होता है। ये सही है। यानी इसका सही जवाब जो होगा, ये गलत कथन जो है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है, ये गलत है। चलिए इसी समय इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। जनजाति झारखंड के घुमक्कड़ जनजातियों में से एक है। इनका जीवन यापन वन उत्पादन, कंदमूल, फल फूल और शिकार पर आश्रित है। तीसरे प्रश्न को चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? बथड़ी, बंजर, बैगा या बेदिया? तो इसका सही जवाब होगा बथड़ी। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बथड़ी जनजाति का जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। इसका प्रधान देहरी होता है। देहरी का पद वंशानुगत होता है। अपने समाज में पुरोहित का कार्य देहरी द्वारा किया जाता है। चौथे प्रश्न को चलते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को वेद वनिश कहते हैं? बेदिया, बैगा, बंजारा या भूमि? तो इसका सही जवाब होगा बेदिया। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेदिया स्वयं को वेद वनिश कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। इसे कहीं कहीं महतो या ओहदार भी कहा जाता है। प्रधान गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति होता है। गोड़ाइत इसका सहायक होता है। पांचवें प्रश्न को चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा, झारखंड की कौन सी जनजाति धागे बनाने में निपुण होते हैं? ऑप्शन है करमाली, चेरो, चीक बड़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चीक बड़ाई। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीक बड़ाई जनजाति वस्त्र निर्माण व धागे बनाने में निपुण होते हैं। यह जनजाति मुंडारी, नागपुरी और हिंदी बोलती है। इस जनजाति में अपनी शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। 15-15 परिवारों का निवास स्थल प्रत्येक गांव में पाया जाता है। ये अन्य जाति एवं जनजातियों के साथ मिलकर गांव में रहते हैं तथा इन्हीं गांव की पंचायतों के द्वारा इनके समस्याओं का निवारण किया जाता है। इनकी एक अंतर ग्रामीण परिषद होती है जो कई गांवों को मिलाकर बनती है। इसका अधिपति राजा कहलाता है। चलिए आगे छठे प्रश्न को चलते हैं। बंड किस जनजाति का पारिवारिक संगठन है? ऑप्शन है बंजारा, असुर, बिरहोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बिरहोर। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिरहोरों का परिवार संगठन बंड कहलाता है। बंड का मुखिया नाय कहलाता है। बिरहोर जनजाति के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक क्रियाकलापों को नाय द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है। कोतवार या दिगुवार नाय का सहायक होता है। सातवें प्रश्न को चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है बिरजिया, बैगा, गोंड या बेदिया। तो इसका सही जवाब होगा बैगा। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिरजिया जनजाति के सामुदायिक पंचायत का प्रमुख बैगा होता है। यह समाज के बुजुर्ग और श्रेष्ठ लोगों द्वारा गठित होता है। परंपरागत रीति रिवाजों को देख रेख पंचायत द्वारा की जाती है। वर्तमान में भी यह व्यवस्था इनके मध्य प्रचलित है। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में जीने वाला। अगले प्रश्न, आठवें प्रश्न को चलते हैं। सयाना किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है? कंवर, करमाली, कोल या कोरा? तो इसका सही जवाब होगा कंवर। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंवर जनजाति की अपनी परंपरागत पंचायत होती है। यह समाज के संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करती है। इस परंपरागत जातीय पंचायत के प्रधान को सयाना कहते हैं। यह जातीय मामलों का निपटारा करता है। अगले 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? ऑप्शन है खोंड, किसान, खरवार या कोल। तो इसका सही जवाब होगा खोंड। खोंड जनजाति में परंपरागत ग्राम संगठन के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। गांव के समस्त विवादों का निपटारा गोटिया द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न 10वें प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? खोंड, कोल, कंवर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कोल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोल समाज में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था प्रचलित है। इसका प्रधान मांझी कहलाता है। इस जनजाति के जातीय, सामाजिक एवं आपसी विवादों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाता है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है माल पहाड़िया द्रविड़ मूल की आदिम जनजाति है। ये सही है। माल पहाड़िया की भाषा माल्टो है। यह भी सही है।
माल पहाड़िया जनजाति का परिवार प्रतिसत्तात्मक होता है, यह भी सही है। और ऑप्शन लास्ट घ जो है, माल पहाड़िया जनजाति के राजनीतिक संगठन की इकाई इनके गांव होते हैं, गांव का प्रधान महत्व कहलाता है, यह ऑप्शन गलत है, यानी जो असत्य कथन होगा वो होगा घ। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस जनजाति में राजनीतिक संगठन की इकाई इनके गांव होते हैं, गांव का प्रधान मांझी कहलाता है, गुड़ाइत और दीवान इसकी सहायता के लिए होते हैं। कुछ खास क्षेत्रों में प्रमाणिक नामक एक अधिकारी होता है, वह मांझी के नीचे होता है। पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति इस पंचायत के सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, सबर जनजाति की परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन है महतो, प्रधान, मांझी या सयाना। तो इसका सही जवाब होगा प्रधान। प्रधान सबरों की परंपरागत पंचायत का प्रमुख होता है। गुड़ायत इसका सहायक होता है। यह संदेश लाने और पहुंचाने का कार्य करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सबर जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। झारखंड के इतिहास से संबंधित सभी शासन व्यवस्था को हमने एक एक करके बारीकी से उसकी व्याख्या के साथ काफ़ी अच्छे से रखा है। अगर आप मात्र यह 3 वीडियो ही देख लेंगे तो झारखंड के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न यानी जेपीएससी से संबंधित 8 प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे, यानी आपके 16 नंबर निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और आगे भी आप वीडियो देखते रहिए। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार दोस्तों।